नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। इस बार खेल से 3 क्वेश्चन हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 7 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 2 क्वेश्चन है। डिफेंस से 4 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते 1 क्वेश्चन है। योजना से 7 हैं और लास्ट में विविध से 5 क्वेश्चन हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है जो हम पिछले वीक से पढ़ते हैं। तो पहले बात करेंगे हम खेल के क्वेश्चन, जो कि इस बार 3 लिए गए हैं। ठीक है। हाल ही में T20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। T20 विश्व कप में इतिहास का सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। क्रिस गेल, फिन एलन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा, फिन एलन। न्यूजीलैंड से हैं ये और अभी साउथ अफ्रीका के साथ इनका मैच था। उसमें इन्होंने लगभग 33 गेंदों में, कितनी गेंदों में, 33 गेंदों में 33 गेंद खेली है। और सबसे तेज T20 विश्व कप में भी और साथ ही हम बात करें T20 में भी सबसे तेज जो शतक बनाया है वो किसने बनाया है, फिन एलन ने। इससे पहले अपने रोहित शर्मा भी थे 35 में, लेकिन अभी जो 33 गेंदों में रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है, फिन एलन ने बनाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, सौराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर बात करें हम तमिलनाडु की। तो राइट आंसर क्या होगा, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीता है। किसको हरा करके, कर्नाटक को हरा करके। बात करें दोस्तों इसके आयोजन की, कर्नाटक आयोजन की बात करें तो इसका जो KSCA जो राजनगर हुबली में ग्राउंड है इसका, ठीक है, कर्नाटक में राजनगर पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था फाइनल का। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो 2025 का खिताब जो जीता था वो किसने जीता था, विदर्भ ने जीता था। ठीक है, तो 2026 में रणजी ट्रॉफी का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, जम्मू और कश्मीर ने। ठीक है, किसको हराया है, कर्नाटक को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी महिला वनडे रैंकिंग में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कौन बनी है। ऑप्शन आपके सामने है। महिला वनडे रैंकिंग जारी की गई है अभी लेटेस्ट में, तो इसमें नंबर 1 जो वनडे बल्लेबाज बनी है वो स्मृति मंदाना, भारत की ओपनर बैट्समैन, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। और ये एक बार फिर से वापस नंबर 1 रैंकिंग पे आ गई है। दूसरे नंबर पर एशले गार्डन है। ठीक है, पहले 1 नंबर पर थी, इनको पीछे दूसरे नंबर पर अपने लॉरा वॉलनाइट है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। ये साउथ अफ्रीका से हैं और ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर की बात करें तो स्मृति मंदाना जी है। आगे बढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन की। हाल ही में OpenAI ने किसे अपना नया चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है। अरविंद केसी, प्रकाश भार्गव, राहुल राजपुरोहित या ललित किशोर। OpenAI ने तो जो किया है वो किसे किया है, अरविंद केसी को चीफ पीपल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। बात करें दोस्तों अरविंद केसी जी की तो भारतीय मूल के हैं ये, और इनको टेक्नोलॉजी और लीडरशिप में लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर जो अरविंद केसी जी हैं, इनको OpenAI ने चीफ पीपल ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा के लिए अपना ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया है। युवराज सिंह, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा के लिए अपना ग्लोबल जो चैंपियन नियुक्त किया है वो किसे किया गया है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाले सचिन तेंदुलकर को
संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा के लिए अपना ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया है। किस उद्देश्य के साथ में? हम बात करें सड़क यातायात नियमों का पालन करना, जैसे कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, उसका उपयोग करके जो जिम्मेदार ड्राइविंग है उसको बढ़ावा देना है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसको, जो मौतें होती हैं, चोटें लगती हैं, उसको आधा करना है, यानी 50% तक इसमें कमी को करना है। और इसको जो सड़क सुरक्षा की बात करें हम, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं हम, तो संयुक्त राष्ट्र ने सचिन तेंदुलकर को इसको नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि MWC 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करें दोस्तों हम, तो 2026 में जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, संचार मंत्री हैं भारत सरकार में ये, और इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। इसके आयोजन की बात करें हम तो बार्सिलोना, स्पेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें इसके आयोजन की तो 2 से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था, 2 से 5 मार्च तक। ठीक है, 2 से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इसमें जो भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं वो संचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व बैंक। तो ये CEO थे किस संस्था के? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, विश्व आर्थिक मंच के ये CEO थे। कौन? बोर्गे ब्रेंडे। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बात करें दोस्तों इनकी तो 2017 से ये इस पद पर कार्यरत थे। 2017 से लगभग कह सकते हैं 8-9 साल के कार्यकाल के बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी एक अच्छी बात यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दोस्तों, इसकी जो बैठक होती है, सालाना बैठक, वो दावोस में होती है। दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र में इसकी बैठक होती है, काफ़ी चर्चा में रहती है। वहाँ पर हर साल इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके CEO थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इन्होंने अभी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? जस्टिन ट्रूडो, एंटोनियो गुटेरेस, एमेनुएल मैक्रों, अलेक्जेंडर स्टब। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं? अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब की बात करें तो ये फिनलैंड जो है, फिनलैंड के राष्ट्रपति। ये जो रायसीना है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। जो बात कर रहे हैं हम रायसीना की, इसका जो आयोजन की बात करें हम तो ये इसका आयोजन 5 से 7 मार्च तक चल रहा है इसका आयोजन। और इसमें फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, ये इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, क्या थीम है इस बार की हम बात करें तो इसकी थीम जो है संस्कार, आग्रह, अनुकूल और उन्नति। इसमें लगभग 110 से अधिक देशों की प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें ये इस आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में नौसेना आयुध निदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार जी, BP सिंह जी, राकेश वर्मा जी, संजय मिश्रा जी। नौसेना आयुध निदेशालय में महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। BP सिंह। BP सिंह जो है नौसेना आयुध निदेशालय में अब महानिदेशक के पद पर ये कार्यरत हैं। ये दिवाकर जयंत के स्थान पर जो हैं, दिवाकर जयंत जी जो हैं उनके स्थान पर इनको
महानिदेशक बनाया गया है और इन्होंने हेडक्वार्टर दिल्ली से अपने कार्यभार को संभाल लिया है। बात करें दोस्तों नौसेना अध्यक्ष की, तो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस राज्य का नाम परिवर्तन कर दिया गया है? तो केरल जो राज्य है अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने मलयालम भाषा में राज्य की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करने के लिए केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। हम बात करें राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस शहर से किया गया है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर। बताइए, एचपीवी टीकाकरण कहां से? अजमेर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर जिले से 14 वर्ष तक की किशोरियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी जो टीकाकरण है अभियान उसकी शुरुआत की है और ये सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका लगाया जाता है। इसकी बात करें, इसके उद्घाटन की, इसका अभियान की शुरुआत की तो ये अजमेर से किया गया है। अजमेर के पास में दोस्तों पुष्कर पड़ता है, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर पड़ता है पुष्कर में। ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने माइक्रोन एटीएमपी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में? तो कहाँ से किया है? गुजरात। गुजरात की बात करें तो साणंद गुजरात से जो माइक्रोन एटीएमपी सुविधा है उसका उद्घाटन किया गया है। लागत की बात करें तो 22,516 करोड़ के करीब इस योजना का उद्घाटन किया है। लगभग लागत लगने वाली है 22,516 करोड़ इसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो ये कहाँ किया गया है? सिक्किम में। ठीक है, बात करें दोस्तों उद्घाटन की तो संजय जो सेठ जी हैं, वर्तमान की बात करें तो ये अपने रक्षा राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री। इनके द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये सिक्किम में पड़ता है और इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो बीआरओ द्वारा किया जा रहा है और इसको प्रोजेक्ट स्वास्तिक जो नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट स्वास्तिक इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो सिक्किम में पड़ता है। इसका जो उद्घाटन किया है वो संजय सेठ जो है रक्षा राज्य मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और बीआरओ द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य का सोंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? कहाँ है ये गांव? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या फिर कर्नाटक में? तो कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, आमची जात मानव, आमची जात मानव, समझ रहे हो? इस थीम के आधार पर इस गांव जो है ये जाति मुक्त कर दिया गया है। अभी जो भी यहाँ पर स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेंगे उसके नाम के पीछे या तो भारतीय लिखा जाएगा या फिर उनका पिताजी का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब जाति जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सभी को समान समझा गया है और ये भारत का पहला जो है जाति मुक्त गांव बना है। सोंदला पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोली हिल्स में किस राज्य का पहला डार्क पार्क लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर
केरल में। बताइए कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ये जो कोली हिल्स है दोस्तों, यहाँ पर पहला डार्क पार्क लॉन्च किया गया है तमिलनाडु का। हम बात करें अरियूर-शोला आरक्षित वन, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रकाश प्रदूषण को कम करना है और साथ ही जो खगोल विज्ञान है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। हम बात करें भारत का पहला जो डार्क पार्क है वो पेंच टाइगर रिजर्व, कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर ये खोला गया था। अभी जो राज्य की बात कर रहे हैं हम कोली हिल्स में, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये देश का पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो गुजरात में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इंग्लैंड, इजराइल, न्यूजीलैंड या फिर यूएई? तो मोदी जी अभी इजराइल दौरे पर थे और वहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नेतन्याहू, उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया था और इनको इजराइल का जो संसद का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, संसद नेसेट को, इनका संसद का क्या नाम है? नेसेट। वहाँ पर इन्होंने जो संबोधित किया है और वहाँ का जो पुरस्कार है वो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने 2025 के लिए बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल श्रेणी में वैश्विक ASQ अवार्ड जीता है? तो भारत का जो बेस्ट हवाई अड्डा है, किस क्षेत्र में बात करें हम? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल श्रेणी में जो वैश्विक ASQ जो अवार्ड है वो किसे मिला है? मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है, इसको मिला है। ये दोस्तों यात्रियों के फीडबैक के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें जो अराइवल्स यानी कि जो आगमन की श्रेणी में, बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल श्रेणी में, ये भारत का जो मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस पर। हाल ही में चर्चा में रहे सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस बल द्वारा विकसित किया गया है? DRDO, भारतीय सेना, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, B और C दोनों। तो B और C दोनों राइट होगा आपका, यानी कि भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा ये जो सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड है इसको निर्माण किया गया है और ये दोस्तों 3000 मीटर की ऊंचाई तक के हवाई क्षेत्र को कवर करता है और साथ ही दुश्मन के ड्रोनों को वास्तविक समय में ट्रैक कर उनकी पहचान कर उनको नष्ट करता है। तो ये भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू किया गया है? तो सिंगापुर, रूस, फ्रांस या फिर जापान? तो भारत और जापान के बीच दोस्तों ये धर्म गार्जियन अभ्यास होता है और ये जो चौबटिया उत्तराखंड स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण की बात करें तो ये 7वें नंबर का संस्करण है और इसमें भारत की तरफ से भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये अभ्यास चल रहा था जो कि उत्तराखंड में चल रहा था। ठीक है, तो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है वो भारत और जापान की संयुक्त सेना के बीच में आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने किस क्षेत्र के वन्य जीव संरक्षण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो कहाँ पर किया है बताइए? ये लद्दाख में पड़ता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, यानी कि इसको 14 कॉर्प्स के नाम से भी हम जानते हैं, 14 कॉर्प्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और दोस्तों ये जो है इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो दुर्लभ वन्य जीव जो प्रजातियां हैं जैसे कि हिम तेंदुआ और स्नो लेपर्ड है उनकी रक्षा करना है और सीमावर्ती क्षेत्र में जो जैव विविधता है उसको
बनाए रखना है। ठीक है, तो ये अभी लद्दाख में इसका जो है समझौता है MOU, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? साइबर क्राइम, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसमें तेलंगाना सरकार जो है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र ने? तो किसने किया है? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें एक ही मंच पर दिव्यांगों को जो भी उनके द्वारा सरकारी योजनाएं जो चलती सरकार द्वारा, उनका ये फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में PMGKAY के तहत CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो लद्दाख, गोवा, पुडुचेरी या फिर उत्तराखंड? तो ये पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है, लीकेज को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का जो उपयोग है वो केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो। ठीक है, तो ये पुडुचेरी द्वारा ये प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में ई-बाइक दीदी योजना कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या फिर केरल में? तो दिल्ली में ई-बाइक योजना जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की जा रही है। इसमें महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देना है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, ई-बाइक जो है वो जो चलाएंगी, जो इनका ड्राइवर होंगे वो महिलाएं ही होंगी। ठीक है, तो ई-बाइक जो दीदी योजना है वो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो राजस्थान सरकार द्वारा होम स्टे स्कीम शुरू की गई है, जिसमें ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने और ग्रामीण आय को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो होम स्टे स्कीम है ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर कितनी राशि की ग्रीन हाइड्रोजन जेटी परियोजना को मंजूरी दी है? ये राशि जो है दोस्तों ये 797.17 करोड़ की जो ये राशि है, ये जो पोर्ट है पारादीप पोर्ट, इसको ग्रीन हाइड्रोजन जेटी में बदला जाएगा और इसके लिए लगभग 797.17 करोड़ जो राशि है उसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में? तो ये मानव वन्यजीव संघर्ष जो है दोस्तों, इसको कम करने के लिए जो ये योजना लॉन्च की गई है, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण जी द्वारा इसको शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से दोस्तों जो मानव वन्यजीव के बीच संघर्ष होता है, जैसे कि हम बात करें जंगली जानवरों के कारण जो फसल को नुकसान होता है, या हम बात करें पशुधन हानि होती है, या हम बात करें मानव जीवन के जो खतरे हैं उसको कम करना है, और ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हनुमान परियोजना को लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस स्थान पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू की गई है? दिल्ली, गोवा, असम
या फिर केरल में। तो कहाँ की गई है बताइए? ये दिल्ली सरकार द्वारा दोस्तों ये राहवीर योजना शुरू की गई है, जिसमें किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है उसको जो हेल्प करता है, यानी कि हम कह सकते हैं राहवीर कह सकते हैं, उनके द्वारा अगर उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है तो सरकार द्वारा उनको इनाम के रूप में 25,000 रुपये 25,000 रुपये तक उनको इनाम के रूप में सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा, नायब सिंह सैनी से सरकार जो है हरियाणा में, उनके द्वारा जो पीएम श्री स्कूल योजना है उसी के तर्ज पर जो सीएम श्री स्कूल है उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विविध से संबंधित क्वेश्चन है अभी लास्ट में। हाल ही में किस राज्य के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है? केरल, कर्नाटक, सिक्किम या फिर मिजोरम में? बताइए किस राज्य में है ये? गांधी पोखरेल इनका उपनाम था दोस्तों। ये काफ़ी कह सकते हैं सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी, सिक्किम के जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे त्रिलोचन पोखरेल, उनके नाम पर जो हवाई अड्डा था अभी ये पाक्योंग हवाई अड्डा, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग जी द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका जो नाम है वो त्रिलोचन पोखरेल कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बायो बिटुमेन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बायो बिटुमेन का तो भारत जो दोस्तों है, भारत जो है ये पहला विश्व का पहला देश बना है जो बायो बिटुमेन का व्यावसायिक रूप, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो सड़क निर्माण में किया जा रहा है। ठीक है, सड़क निर्माण में जैविक डामर के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भारत बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और केन्या। तो दोस्तों अभी जो लेके आए हैं वो बोत्सवाना से लेके आए हैं। अभी 2022 में जो थे वो नामीबिया से लाए थे, 2023 में अभी अफ्रीका से भी लाए गए थे। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट में जो लाए गए हैं चीते, ये कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में पड़ता है, वहाँ पर अभी बोत्सवाना से नए चीते लाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एस्मोलियन म्यूजियम ने किसकी कांसे की मूर्ति भारत को लौटाई है? संत नामदेव, संत तिरुवल्लुर, संत थिरुमांकाई अलवर और संत रामानुजाचार्य जी की। तो संत थिरुमांकाई अलवर जो हैं, इनकी जो मूर्ति थी कांसे की दोस्तों, इसको अभी लौटाया गया है। बात करें इनकी मूर्ति की हम, तो ये मूर्ति जो दोस्तों है ये यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्मोलियन म्यूजियम ने 16वीं शताब्दी की संत जो थिरुमांकाई अलवर की कांस्य प्रतिमा है उसको मूल स्थान तमिलनाडु के सुंदर राजा पेरुल मंदिर में वापस कर दिया है। ठीक है, संत थिरुमांकाई अलवर की यह मूर्ति जो पवित्र मूर्ति है ये म्यूजियम द्वारा 1967 में सोथबी नीलामी में खरीदी गई थी और इससे पहले कि नवंबर 2019 में एक स्वतंत्र शोधकर्ता द्वारा इसे श्री महाराजा पेरुल मंदिर में उत्पत्ति के बारे में इसकी जानकारी दी थी। अब इसको दोस्तों वापस कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया है? चीन, रूस, भारत या फिर जापान ने? बताइए वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जो है भारत ने जीरो प्राइज लॉन्च किया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।